नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मंदिर में पूजा पाठ किया है। टपकेश्वर मंदिर पहुंचने पर महिलाओं ने भी उनका भव्य स्वागत इस दौरान किया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तीसरा दिन है आज उत्तराखंड में। किस तरह के क्या कुछ कार्यक्रम हैं और आज टपकेश्वर मंदिर भी पहुंचे थे? नितिन नवीन जो है 3 दिवसीय दौरे पर है और आज उनका तीसरा दिन है दौरे का। और इसमें देखें तो टपकेश्वर महादेव मंदिर पर वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जलाभिषेक रुद्राभिषेक जो है महादेव को किया। और साथ में अगर देखें तो भाजपा प्रदेश से सही करने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही जो है बूथ समिति की बैठक में भी जो है गणित में जो है शामिल होंगे जो मंत्री। और इसके साथ साथ अगर देखें तो बीजेपी जो है मिशन 2027 को लेकर लगातार जो है मोड़ पर नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को आज जो है उनकी तरफ से जीत का मंत्र दिया जाएगा, जो बूथ समिति की बैठक की जाएगी। और ऐसे में प्रबुद्ध गोष्ठी बुद्धिजीवियों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी जो है उनके द्वारा रखा गया है। उस कार्यक्रम में भी वह जो है जाएंगे, वहां पर भी जो है उनका साथ संवाद करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि दोपहर में जो है युवा संवाद कार्यक्रम जो है युवाओं के साथ रूबरू होंगे, वहां पर युवा के साथ संवाद करेंगे, कार्यक्रम रखा गया है। चाहे संगठन विस्तार की बात हो, मजबूती की बात हो, बूथ मजबूती की बात हो, उस पर पूरी तरह से बीजेपी का फोकस राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जो 3 कैटेगरी में जो उन्होंने बूथ को रखा है कि जो सबसे ज्यादा उनका पर मजबूत रहा है, उसके साथ साथ जिन पर उन्होंने फाइट की है और वो बूथ जो कमजोर रहे उन पर जो है कमजोर बूथ पर जो है काम करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। कोर कमेटी के जो अध्यक्ष जो सदस्य है उन्हें भी साफ साफ कहा है कि आपको 2-2 दिन उनमें प्रवास करना है। तो 3 दिवसीय जो प्रवास है वो आज समापन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है युवा संवाद कार्यक्रम की बात हो, प्रबुद्धजनों की गोष्ठी की बात हो या बूथ समिति की बैठक हो, उसमें वो शामिल होंगे। टपकेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने आज पूजा अर्चना करने के साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत की है। अभी तक किस तरह के दिशा निर्देश योगेश दिए गए हैं, क्योंकि तमाम बैठकें अभी तक हो चुकी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की और पार्टी नेताओं की? देखिए, अब तक की अगर बैठकों की बात की जाए तो जिस तरह से सांसद विधायकों के साथ बैठक हुई, इसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो है उन्हें कहा है कि अपने क्षेत्र के उन बूथों को मजबूत करिए जो कि जो है पूरी तरीके से जो है कमजोर हैं। बीजेपी के लिए वहां पर जो लोकसभा के चुनाव की बात रही हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात रही हो, जहां पर उन्हें वहां पर मजबूती नहीं मिल पाई है, तो वहां उनको मजबूत करने के दिशा निर्देश उनको दिए हैं। क्योंकि बीजेपी का हमेशा मूल मंत्र रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो उसको लेकर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ पदाधिकारियों की बात हो, जो मोर्चे के पदाधिकारी उनको भी दिशा निर्देश दिए कि वे पूरी तरह से इन चीजों का फीडबैक लेके आखिरकार पार्टी के लेवल पर जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको किस तरह से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हुए हैं, उसको लेकर के जनता के बीच जाने, संवाद करने, लोगों को उनके कार्यकाल के बारे में बताने के लिए भी जो जानकारी दी गई है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि पूरे फीडबैक लेना है और जनता तक जो है संवाद हो, इसकी पूरी सुनिश्चितता करनी है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से माइक्रो लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान तमाम बैठकों में सबसे ज्यादा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर दिखाई दिया है। देहरादून में कोर कमेटी, कैबिनेट, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, मेयर और निकाय अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में साफ संदेश दिया गया है कि 2027 में जीत का रास्ता बूथ से होकर ही निकलेगा। पार्टी ने उन बूथों की पहचान शुरू कर दी है जहां बीजेपी कमजोर रही या फिर मुकाबला कड़ा देखने को मिला। उत्तराखंड में वर्तमान समय में करीब 11,700 से ज्यादा बूथ हैं। संगठनात्मक समीक्षा में बीजेपी ने इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली श्रेणी मजबूत बूथों की है, जहां बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। ऐसे बूथों की संख्या लगभग 8,500 से 9,000 के बीच मानी जा रही है। दूसरी श्रेणी उन बूथों की है जहां मुकाबला कांटे का रहता है।
ऐसे फाइट वाले बूथ करीब 700 से 1000 बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरी और सबसे अहम श्रेणी कमजोर बूथों की है, जहां बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे बूथों की संख्या करीब 1200 से 1500 के बीच मानी जा रही है। बीजेपी की समीक्षा में सबसे ज्यादा कमजोर बूथ हरिद्वार जिले की ग्रामीण बेल्ट, मंगलोर, भगवानपुर, झबरेड़ा और लक्सर क्षेत्र में सामने आए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर और कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी के कुछ पारंपरिक कांग्रेस प्रभाव वाले बूथों पर भी बीजेपी को अपेक्षा से कम बढ़त मिली। वहीं देहरादून, हल्द्वानी और सैनिक बहुल इलाकों के कुछ जरूरी बूथों में भी वोट प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कमजोर बूथों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कोर कमेटी के सदस्य जून, जुलाई और अगस्त में विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। बूथ समितियों का सत्यापन होगा, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा और प्रत्येक बूथ की अलग रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी उन क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाएगी जहां विपक्ष ने पिछले चुनाव में बढ़त बनाई थी। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा की और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के लिए काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे और ख़ास तौर पर जो विरोधी राजनीतिक दल के जो दल हैं, उन दलों की गतिविधियों को कि काउंटर के लिए क्या क्या कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन कार्यक्रम की रचना भी भविष्य के अंदर हमारी बनेगी। नहीं, सभी विधानसभाओं में हम उनको भेजेंगे और 2-2 दिन का प्रवास रहेगा। इसलिए मैंने कहा लगातार 3-4 महीने कार्यक्रम रहेगा, तो 2-2 दिन के प्रवास हम अगर विधानसभा में कोर कमेटी के लोगों को भेजेंगे। तो 17 है, तो एक प्रकार से जो संख्या बनेगी 70 विधानसभा में विभक्त करना है। तो कहाँ किसका प्रभाव है, ऐसे कोर कमेटी सदस्य उन विधानसभा में भेजेंगे। बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल और केंद्र सरकार के बड़े फैसलों को जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा लिए गए बड़े निर्णय, विकास कार्य, निवेश, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, महिला आरक्षण और धार्मिक संस्कृति अभियानों जैसी उपलब्धियों को भी गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों और विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पत्रिका, पैम्पलेट और जनसंपर्क अभियानों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाए और नए मतदाताओं, बुद्धिजीवियों और प्रभावशाली लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा प्रभारियों, मेयर, नगरपालिका अध्यक्षों और नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ भी अलग अलग बैठकें कर संगठन को और ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही विपक्षी दलों की गतिविधियों पर नजर रखने और जनता के बीच लगातार मौजूद रहने को कहा गया है। बीजेपी अब 2027 के चुनाव को केवल सरकार की उपलब्धियों के भरोसे नहीं, बल्कि मजबूत बूथ नेटवर्क और माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए लड़ने की तैयारी में है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की तैयारियों पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में कम समय है और अब संवाद करने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के नेताओं को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, जिससे आज अंकिता भंडारी, पेपर लीक और पहाड़ की जरूरतों को लेकर उनके पास जवाब होता। अब रात्रि प्रवास करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर पार्टी ने जो ऑफिशियली अनाउंस किया कि उनकी क्या बातचीत हुई, क्या निर्देश दिए गए, उसमें हास्यास्पद बातें हैं। पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनाव में नहीं बल्कि हमेशा संवाद बना के रखे। अब हमेशा कब बना के रखे भाई? 6 महीना चुनाव तो रह गए, यानी कि 4.5 साल आपने संवाद बना के नहीं रखा। आप ये मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, विपक्ष पर नज़र रखें। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के जो सवाल हैं उनके जवाब IT के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूती के साथ दें।
यानी साफ है कि बीजेपी अब केवल बड़ी रैलियों या बड़े चेहरों के भरोसे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कमजोर इलाकों में पकड़ बनाने और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को सीधा जनता तक पहुंचाने का मिशन शुरू कर दिया है। क्योंकि बीजेपी की रणनीति साफ है, अगर बूथ मजबूत होगा तभी 2027 की राह आसान होगी। रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। नरेंद्रनगर पालिका परिषद चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना होगी। इस नगर पालिका में कुल 3,596 मतदाता हैं। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के दौरान बाजार में भव्य जुलूस निकाला। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और कांग्रेस अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुसाई ने बीजेपी पर धर्म जाति की राजनीति के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस ने भारी मतों से जीत का दावा भी किया है। यूज होते हैं वो आसमान छू रही हैं। बहुत हताशा और निराशा का वातावरण है, जिसका जवाब नरेंद्र नगर की सम्मानित जनता, बहुत पढ़े लिखे लोग, सम्मानित लोग नरेंद्र नगर में निवास करते हैं। ये अपने वोट के माध्यम से जो है चोट देंगे नरेंद्र मोदी को और उत्तराखंड की सरकार को कि अगर सही काम नहीं करोगे, जो है ऐसे ही जो है जनता को उनके हालातों पे छोड़ दोगे। यहाँ तो लग ही नहीं रहा कोई सरकार होगी। ये जो यहाँ नरेंद्र नगर में जो चुनाव होता है, ये तो डराने का, धमकाने का होता है। यहाँ कभी प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होता ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम कर्मचारी रहते हैं और कर्मचारियों को ट्रांसफर के माध्यम उनकी पोस्ट डराया जाता है। लेकिन हम यहाँ की सम्मानित जनता से निवेदन करते हैं कि आप जो हैं अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए, निडरता के साथ वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, कोई आपको छू तक नहीं सकता है। आज जो है आप विश्वास कीजिए कांग्रेस पे, क्योंकि ये चुनाव हम लोग सिर्फ एक अध्यक्ष बनने के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ सभासद बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आज प्राइवेट सेक्टर, सरकारी तो छोड़िए, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर तक जो है खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की नकारा पॉलिसी के कारण। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के थराली में बड़ा हादसा, देवाल वान मोटर मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 400 मीटर खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की गई जान, 3 घायलों को भी भेजा गया है अस्पताल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 400 मीटर खाई में कार गिर गई है और हादसे में 3 लोगों की जान भी इस दौरान चली गई है। तो देवाल वान मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। चमोली के थराली में बड़ा हादसा हुआ। 400 मीटर खाई में गिरी है ये कार और ऐसे में 3 लोगों की इस दौरान जान चली गई। 3 लोग घायल भी इस दौरान बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चमोली के थराली में बड़ा हादसा हुआ। देवाल वान मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर कार खाई में जा गिरी है। 400 मीटर खाई थी ये, जिसमें कार गिर गई और इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार खाई में जा गिरी। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। थराली में बड़ा हादसा ये हुआ है, जहां पर 400 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी और हादसे में इस दौरान 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल भी हो गए। तो घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ वजह रही इस बड़े हादसे की और अभी क्या कुछ हालत बताई जा रही है जो 3 घायल हैं उनकी? 5:50
मिनट ये घटना बताई जा रही है जब देहरादून से लोहाजंग के लिए चली एक कार, इको कार अपने लुवानी के आसपास से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। 400 मीटर की खाई बताई जा रही है, जिसमें 3 लोगों ने की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई है। वाहन में पूरे 6 लोग सवार बताए जा रहे थे, 3 इसमें घायल है और 3 मृतक बताए जा रहे हैं। जो 3 घायल है उनका इलाज राहत बचाव कार्यों के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल में चल रहा है। उसमें से भी 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें अभी तक ये मालूम चल रहा है कि अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए ये लोग अपने घर बांध जा रहे थे और लुवानी के आसपास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो अभी जो घायल है उनका किस तरह से इलाज जारी है मोहन, और क्या अभी हालत ठीक है उनकी? वाहन में जिस तरीके से 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं और 3 मृतक बताए जा रहे हैं, वहीं अन्य जो 3 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। इसमें 2 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और अभी तक जो जानकारी निकल के आई है कि इन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर भेजा जा सकता है। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सितारगंज सहकारी चीनी मिल कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई हुई है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले को निरस्त कर औद्योगिक सचिव को कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। विपिन चंद पांडे और 39 अन्य कर्मचारियों ने याचिका में कहा है कि वो 2012 में मृतक आश्रित कोटे से मिल में नियुक्त हुए थे। वर्ष 2017 में मिल को बंद कर पीपीपी मोड पर दे दिया गया, लेकिन ना तो उनके बकाया भुगतान किए गए और ना ही उन्हें अन्य जगह समायोजित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने गदरपुर चीनी मिल की तर्ज पर समायोजित और बकाया भुगतान की मांग भी की है। चीनी मिल सहकारी समिति चीनी मिल सितारगंज में 2017 में शासन द्वारा इसको बंदी कर दी गई थी और पीपीपी मोड में दिया गया था, और जिस पर हमने विपिन चंद पांडे व अन्य श्रमिकों द्वारा चुनौती दी गई थी इसको, और हमने ये कहा गया था कि ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम की धारा 6W का वायलेशन है। और साथ ही जैसे गदरपुर चीनी मिल में 2015 में जब बंद करी गई थी तो ये दिया गया था कि उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का उनसे ऑप्शन मांगा जाएगा या उनको जो है अन्य जगह समायोजित किया जाएगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था हमें नहीं दी गई है। तो जिस पर सरकारी वकील द्वारा ये कहा गया कि नहीं साहब, हमने सब चीज़ दिया है और हमारे ड्यूज़ भी नहीं पे किए गए थे, तो माननीय न्यायालय द्वारा आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेशित किया गया सेक्रेटरी महोदय को कि आप हमारा प्रत्यावेदन 2015 की लाइट में, जिसे गदरपुर वालों को जो है ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वहाँ के कर्मचारियों को जो है अन्य सहकारी समिति चीनी मिलों में या गवर्नमेंट कंपनियों चीनी मिलों में समायोजित किया जाएगा। तो आशा है कि आज इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद उन लोगों के लिए भी कोई एक राह खुली है तो उनको न्याय देगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी सरकार की ओर से नियमित नहीं करने समेत अन्य समस्याओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल संविदा कर्मचारियों को पहले नियुक्त वेतनमान देने के निर्देश भी दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख भी तय की गई है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा अवमानना याचिका संख्या 402/2024 दायर कर कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य में जो खंडपीठ का निर्णय था उसे लागू करने की मांग की गई थी, जिसमें नियमितीकरण, मिनिमम पे स्केल और डीए विद एरियर्स और प्लस जीएसटी ना काटे जाने की बात थी। आपको विदित ही है कि ये सब उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्ट हो चुका है, परंतु सरकार द्वारा एक के बाद अनेक बहाने करके इसको टाला जाता रहा है। तो पिछली तिथि पे माननीय न्यायालय के संज्ञान में अनुबंध की खामियों की ओर उजागर किया गया था, जिस पर आज सरकारी वकील द्वारा ये बताया गया कि जो ज्ञापन में जो ये नई नियुक्ति थी वो हटा दिया गया शब्द, परंतु फिर न्यायालय का संज्ञान हमने क्लॉज 7 पे लाए, जिसमें लिखा था कि इसके अनुबंध के तहत नियुक्त होने वालों को किसी भी प्रकार से अन्य कर्मचारियों के बराबर सेवा नियमावली नियमितीकरण का मांग नहीं कर सकेंगे। तो न्यायालय द्वारा कहा गया ये तो सीधा सीधा ये उसके आदेशों के विपरीत है, ये इसको आपको हटाना पड़ेगा। साथ ही न्यायालय द्वारा ये भी कहा गया कि आप उनको तत्काल प्रभाव से मिनिमम पे स्केल तो दीजिए, एरिया के लिए अगर आप समय लेते हैं अलग बात है। तो इस पर उन्होंने जो है ये कहा कि हम तैयार हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलन के दौरान हुए यूपी के रामपुर तिराहे कांड के आरोपियों को सजा दिलाए जाने के मामले पर सुनवाई की है।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि जो रिकॉर्ड सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए हैं उस पर वो अपना शपथ पत्र 2 दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करें। वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिन बाद की तारीख भी तय की गई है। सुनवाई में सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट देहरादून से केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर होने के बाद 5 आरोपी बहाल हो गए हैं, जिसके खिलाफ सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया जो विलंबित है। इसमें सीबीआई ने 12 चार्जशीट दाखिल की थी, 6 मुजफ्फरनगर में और 6 देहरादून में। केस नंबर 42 में जो है अनंत कुमार सिंह और 6 और वरिष्ठ अधिकारी अभियुक्त बनाए गए थे सीबीआई के द्वारा। 95 में इन्होंने परमिशन भी ली थी, सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ परमिशन भी ली थी। आज इन्होंने कोर्ट से मैनिपुलेट करके सीबीआई और वो अनंत कुमार सिंह आपस में हमसाज हो करके इन्होंने पहले तो यहाँ कहा कि भाई सैंक्शन नहीं है, सीबीआई ने सैंक्शन दिखाई और पीसी वर्मा साहब ने उनको छोड़ दिया। जब हमने सैंक्शन दिखाई तो पीसी वर्मा साहब ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर दिया, डबल बेंच ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर दिया। इन्होंने फिर से उसके बाद जो है एक मैनिपुलेट किया कि चार्जशीट कॉग्निजेंस को 302 की कॉग्निजेंस इनके खिलाफ है और 302 की कॉग्निजेंस के खिलाफ जब भी है इन्होंने कॉग्निजेंस हाईकोर्ट में चैलेंज की। आज इन्होंने मिलके सीबीआई से मिलके कि यहाँ पर वो मुकदमा ट्रांसफर रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों से मिलके जो है इन्होंने मुकदमे को बिना जुडिशियल ऑर्डर के ट्रांसफर करा लिया मुजफ्फरनगर कोर्ट में। काउंटर के लिए हमने कोर्ट में दे दो, उनका रजिस्ट्री में दाखिल करो, इसलिए 2 दिन का हमने समय लिया। विकासनगर में एडीबी पोषित उत्तराखंड लेबेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी यूएलआईपी के तहत 535 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पेयजल और सीवरेज परियोजना विवादों में घिरती नजर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नौप्रभात ने परियोजना की गुणवत्ता और तत्कालीन खामियों पर सवाल उठाते हुए सरकार के से जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में कई महीनों से लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन पुराने सीवरेज सिस्टम के अंदर ही नया पाइप डाला जा रहा है। सीवरेज जिन असेवित क्षेत्रों को कवर ये सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने आप में तकनीकी रूप से क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं, पर अनुभव के आधार पर मैं कुछ चीज़ों से चिंतित हूँ। हमने जब विकासनगर और हरवटपुर के सीवरेज और पेयजल की योजना का गठन कराया था, जिसमें विकासनगर की योजना को हमने जेनीवारएम में अप्रेस करा के केंद्र सरकार के पास भेज दिया था। एक तो कष्ट यह है कि 10 साल तक उस योजना को की फाइल को वहां से निकालने की कोशिश किसी ने नहीं करी। हमारी राज्य सरकार इस चीज को। दूसरी चीज, सीवरेज बहुत टेक्निकल चीज है और पेयजल निर्माण निगम जिससे हमने योजना का गठन कराया था, सिर्फ उसी के पास ये अनुभव था उत्तर प्रदेश का कि वो सीवरेज का निर्माण कर। जब उन लोगों ने योजना का गठन किया तो जो पुराना सेवित क्षेत्र था, जिसको हम पुराना विकासनगर कह सकते हैं, जिसमें सीवरेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था,